90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। आज रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं आचार्य रामकृष्ण पोखरियाल जी, जिनका उपनाम है सरस। आप शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं। आचार्य रामकृष्ण पोखरियाल जी, हम आपका स्वागत करते हैं रेडियो ऋषिकेश के कार्यक्रम कर्मवीर में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको अपने इस रेडियो केंद्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साहित्यिक, सांस्कृतिक, रीति रिवाज, संस्कृति, इन सब विषयों को लेकर अपना ये रेडियो केंद्र बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहा है। आज की इस यात्रा, साहित्यिक यात्रा का शुभारंभ मैं अपनी एक वंदना से कर रहा हूँ। तेरी इन चंचल लहरों में, तेरे शीतल निर्मल जल में, इस देश की गौरव गाथा है, तुझसे सिंचित ये धाता है। जय जय गंगे अविरल गंगे, तू ब्रह्म कमंडल से निकली, तू ब्रह्म कमंडल से निकली, शिव जटाजूट में आ ठहरी, तू समतामय, तू ममतामय, तू भावमय है माँ गहरी। जय जय गंगे अविरल गंगे, पापी के धुल गए शकल कलुष, पापी के धुल गए सकल कलुष, धारा प्रवाहमय अविरल से, भारत की धरती महक उठी, तेरे शीतल निर्मल जल से। जय जय गंगे अविरल गंगे। एक नदी नहीं, एक संदेश है ये। एक नदी नहीं जीवन है तू, संबल ही नहीं आलम्बन तू, तेरी रेती को कहते चंदन, तेरा करते हैं नित बंदन। जय जय गंगे अविरल गंगे। बहुत सुंदर रचना है सर। आपने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़े कार्य किए हैं और वर्षों से आप इन कार्यों को कर रहे हैं। हम आपके साहित्य के सफर को जानना चाहेंगे सर। साहित्य हितेन सहितम सहितस्य भावम इति साहित्यम, जो हितकारी, रुचिकर और समाज को एक नई दिशा दे, उसे हम साहित्य कहते हैं। साहित्य की यात्रा मेरी विद्यार्थी जीवन से ही प्रारंभ हुई। मैं गद्य और पद्य दोनों में लिखता हूँ। हिंदी भाषा के अलावा गढ़वाली में भी अपने विचारों को रखता हूँ, पर अधिकतर मेरी कविताएं ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। मेरी जो अपनी संस्था है, आवाज़ साहित्यिक संस्था, इसमें दृष्टिकोण, अस्तित्व जैसी कई संकलनों में मेरी रचनाएं रहीं। हिमाद्री गौरव, ये 2000 में एक पत्रिका चलती थी, मासिक पत्रिका, जिसमें लगातार 2 वर्ष तक गांधी तेरे देश में, देश काल और प्रस्तुतियों पर मेरी रचनाएं प्रस्तुत होती रही। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के अलावा मंचों के संकलन में भी साहित्य की शय भूमिका रही। और वर्तमान में ऋषिकेश की संत विभूतियाँ, इसमें साहित्यिक काम हो रहा है। उन साहित्यिक विभूतियों की बातें हम करते हैं जो ऋषिकेश की स्थापना में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे 7 लोगों का मैंने चयन किया है जो अब इस धरती पर नहीं है। विभूति शब्द का जो अर्थ है वो यही है कि जो भूषित थे। ये मेरी रचना प्रकाशित हो रही है। शीघ्र ही एक कविता संग्रह भी अपना निकल रहा है और समय समय पर विभिन्न कविताएं गतिमान हैं। हमारी ओर से सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक रचनाकार संवेदनशील व्यक्तित्व होता है। हम जानना चाहेंगे कि रचना एक व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। बहुत सही आपने जो कहा है। साहित्य एक दर्पण है, साहित्य समाज का एक आलंबन है,
साहित्य समाज का एक दृष्टिकोण है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो अनुभव करते हैं, वही हम लिखते हैं। किसी कवि ने लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर हृदय से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविताएं हमेशा ये हृदय से निकलती हैं। साहित्य हमेशा समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। आप लोक संस्कृति की बात करते हैं, आप बोली भाषा की बात करते हैं। रचनाएं लोक संस्कृति की प्रहरी कैसे होती हैं? बिल्कुल, साधारण जनता जिन शब्दों में गाती है, रोती है, हंसती है, खेलती है, वही तो लोक साहित्य की प्रहरी है। और लेकिन भाषा और संस्कृति का लोक व्यवहार में सदैव परिवर्तन होता रहता है। संस्कृति में हमारे रीति रिवाज आते हैं, परंपराएं आती हैं, लेकिन जो हमारी लोक संस्कृति होती है वो हम एक से दूसरे तक सीखते हैं, एक से दूसरे को प्रदान करते हैं। पहली रचना जब आपकी प्रकाशित हुई तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, आप कैसा महसूस कर रहे थे? बिल्कुल, जब मैं विद्यार्थी था, मेरी पहली रचना प्रकाशित हुई थी कि शैलजा नामक कविता, जो पहाड़ की नारी के ऊपर थी कि शैशव से लेकर यौवन तक, शैशव से लेकर यौवन तक, जो तीर से लेकर लहरों तक, एक तुम्हारा प्रबल संघर्ष, चिर विषाद अल्पमय हर्ष। तब आज का जैसा युग नहीं था, ना आज का व्हाट्सअप था, ना आज का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, क्योंकि ये बात 90 की होगी और केवल साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं रहती थी, राष्ट्रीय स्तर तक हमारी पहुंच नहीं थी। तो पहली बार जब मेरी ये कविता छपी, और इसके अलावा मेरी जो कविता थी वो गांधी जी के ऊपर, जब आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, तो उस समय सत्य अहिंसा के लिए किए बहुत संघर्ष, तो वो मेरी हिमाद्री गौरव है। और धूलिया जी का एक समाचार पत्र निकलता था, उसमें हिमालय और हम में, तो मैंने जब पहले इसको देखा तो मुझे बड़े अच्छा लगा, सुंदर लगा। और मैं सोचता हूँ कि जब कोई साहित्य प्रकाशित होता है, कोई कविताएं लिखी जाती हैं, तो जो जिसकी कविताएं छपती है उसका मनोबल बढ़ता है। आचार्य रामकृष्ण पोखरियाल जी, पहले दिन से आज तक आप अपने आप में कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। जीवन हमेशा सीखने के सिद्धांतों पर चलता है, और घिस घिस कर चंदन और पूछ के बंधन, ये कहावत भी बिल्कुल सही है। मैं सोचता हूँ आप स्वयं अनुभव करते होंगे कि किसी चीज़ को जब लिखा जाता है और उसको फिर अवलोकन किया जाता है, और श्रोता जब उसको सुनता है, तो उसमें शोधन, परिशोधन, परिमार्जन, ये सब होता रहता है। आप तो वर्षों से रचनाएं कर रहे हैं सर, और साहित्य पर आपने बहुत कार्य किया है। जो विषय हैं, जो आपकी रचनाओं के जो विषय हैं, उस समय से लेकर और आज तक विषयों में कितना बदलाव आया? बिल्कुल, आपने एक प्रश्न को बहुत अच्छा उठाया। मेरे 3 प्रकार के विषय हैं, बल्कि मेरी आगामी जो रचना और जो मेरी पुस्तक जो प्रकाशित होने वाली है, उसके भी मैंने 3 ही खंड बनाए हैं। सबसे पहले व्यष्टि खंड। व्यष्टि खंड से अर्थ होता है व्यक्ति जो अपने निजी अनुभव पर, निजी जीवन में, निजी घटनाओं पर जो कविता लिखता है, उसको हम व्यष्टि खंड कहते हैं। उसके बाद है समष्टि खंड। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हम जो लिखते हैं, जो एक नया संदेश हम देते हैं, उसको समष्टि खंड कहते हैं। और तीसरा जो है धार्मिक, जैसे कि शक्ति का अवतार चाहिए, तेरा एक अवतार चाहिए, ये जो है, और ये माँ गंगा है। तो ये कविताएं इस प्रकार से सोपान की तरह ये बहती हैं, सोपान की तरह ही चलती हैं। और इसी पर मैंने जो आधुनिक में एक कविता लिखी है कि पत्र, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब जब पहले कविताएं लिखी जाती थी तो साधन नहीं होते थे, चिट्ठियों का बहुत बड़ा सहारा होता था, बहुत बड़ा पैगाम होता था। तो उस पर मैंने एक इसी बात को लेकर के कविता लिखी है कि क्या जमाना था कभी, अरे क्या जमाना था कभी, कागज कलम संदेश का, क्या जमाना था कभी, क्या जमाना था कभी, कागज कलम संदेश का। अब तो फोनिया कर ही पूछो, कि अब तो फोनिया कर ही पूछो, हाल देश विदेश का, क्या जमाना था कभी। अरे चिट्ठियों की महकसा, अरे चिट्ठियों की महकसा, और डाकिए का मधुर स्वर, चिट्ठियों की महकसा, अरे चिट्ठियों की महकसा और डाकिए का मधुर स्वर। अब तो घंटा बज रहा है,
अब तो घंटा बज रहा है अपनों के पैगाम का, क्या जमाना था कभी। क्योंकि साहित्य जो है समाज के साथ, समय के साथ चलता है कि कोरियर का कैरियर, कोरियर का कैरियर बर्बाद किया फैक्स ने, कोरियर का कैरियर, कोरियर का कैरियर बर्बाद किया फैक्स ने। अब जमाना चल पड़ा है, अब जमाना चल पड़ा है कंप्यूटर लवलेस का, क्या जमाना था कभी, क्या जमाना था कभी कागज कलम संदेश का। अब तो फुनिया कर ही पूछो, अब तो फुनिया कर ही पूछो हाल देश विदेश का, क्या जमाना था कभी। देख खत को ही हमेशा, देख खत को ही हमेशा याद रहती थी सदा, देख खत को ही, देख खत को ही हमेशा याद रहती थी सदा। शक्ल सूरत याद आती, वो एक निशानियाँ होती थी, स्मृतियाँ होती थी कि शक्ल सूरत याद आती थी अदा। किंतु अब हम क्या संभालें, किंतु अब हम क्या संभालें फोन बिल भगनेश सा, क्या जमाना था कभी, क्या जमाना था कभी कागज कलम संदेश का, क्या जमाना था कभी। अब तो फुनिया कर ही पूछो, अब तो फुनिया कर ही पूछो हाल देश विदेश का, क्या जमाना था कभी। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हम बात कर रहे हैं आचार्य रामकृष्ण पोखरियाल जी से, जो शिक्षाविद हैं और आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं। सर, अभी आपने चिट्ठियों का जिक्र किया अपनी रचना के माध्यम से। आपने चिट्ठियों वाला युग भी देखा है और आप अब डिजिटल युग में भी रचनाओं का सृजन कर रहे हैं। सर, तब से लेकर अभी तक क्या बदलाव आए हैं, क्या चुनौतियां थी पहले और अभी क्या चुनौतियां हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। साहित्य में तो हमेशा लेखन में चुनौतियां ही रहती हैं। पहली तो ये चुनौतियां थी कि संसाधन नहीं थे, हाथ से लिखना पड़ता था, अनुभव करना पड़ता था, और जब इसका पूरा विस्तार नहीं था तो सीखने को भी नहीं मिलता था। इस कारण से बहुत सी चुनौतियां थी, लेकिन अब भी चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया, अन्य जो प्रिंट मीडिया है, ये लगातार साहित्य पर काम कर रहा है। और एक संदेश और देना चाहूँगा सर, कि आज हम जो शॉर्टकट की ओर जा रहे हैं साहित्य में, यानी किसी भी साहित्य के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो गूगल सर्च कर रहे हैं। अपनी हमारी निजी सोच क्या होनी चाहिए। मेरा एक दृष्टिकोण ये भी है कि लो अतीत से उतना ही, माहेश्वरी जी की पंक्तियाँ हैं कि लो अतीत से उतना ही जितना द्योतक है, जीर्ण शीर्ण मोह मृत्यु का ही द्योतक है, टूटे बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का शत्रंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने निर्मल बहो के जितना मलय पवन है। अर्थात अतीत से भी लेना है और वर्तमान के साथ भी चलना है। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां आज भी हैं। आज ये चुनौतियां हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा साहित्य का प्रचार प्रसार चल रहा है, एक से एक लिखने वाले हो गए हैं, अपने अपनी अनुभूतियों पर लोग काम कर रहे हैं। इससे उनके सामने अपने को प्रस्तुत करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सही जानकारी दी है सर आपने, लेकिन एक सवाल अभी भी बनता है। जब आप वर्षों पहले रचनाएं करते थे, जब चिट्ठी पत्री का दौर था, सोशल मीडिया था ही नहीं उस समय, तब आप अपनी रचनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाते थे, जन जन तक कैसे पहुंचाते थे? जन जन तक पहुंचाने के लिए शुरू में तो कुछ काव्य गोष्ठियों का हम लोग आयोजन करते थे अपने मित्रों को, और अपनी कविता की शुरुआत हम अपने घर से ही करते थे, अपने परिवार के लोगों को सुना करके। उसके बाद फिर काव्य गोष्ठियाँ होती थी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मंच भी मिलने लग गए, क्योंकि वो एक पहचान बनने लग गई। और साथ में संगीत, गीत, और इससे जुड़ते हम चले गए। हमारे कवि मित्र जहाँ भी मिलते थे, क्योंकि जो विषय, जो व्यक्ति जिस विषय का होता है उसी की चर्चा करता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे अपनी रचनाओं को पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और हम अपना इसका प्रचार प्रसार करते रहे। ये हमारा माध्यम था। जो रचनाएं हैं, उनकी जो विषय वस्तु है, उसमें कितना बदलाव देखते हैं? बिल्कुल, विषय वस्तु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। ये समय के साथ ये परिवर्तन हुआ है कि पहले हम प्रकृति, अपनत्व, मानवीयता, संवेदनाएं, इन सब पर बात करते थे। आज बात किस पे हो रही है? आप रूप पे,
श्रृंगार पे और अपनी जो निजी आवश्यकता है, आप जुटाइए साहित्य को। आज की जो रचनाएं हैं ये अपनी निजी आवश्यकताओं पर, भौतिकवाद पर, उपभोक्तावाद पर, इस पर बात हो रही है आज। क्योंकि जैसी परिस्थितियां हवा की जैसी धार चलती है वैसे ही मन की बयार चलती है। तो आज और पुराने विषय में बड़ा अंतर आ चुका है। ऐसा मैं अपने इस जो अपनी इस आयु के हिसाब से अनुभव करता हूँ। शुरुआती दौर में जब आपने रचनाओं का सृजन शुरू किया, उस दौर में और आज जो सोशल मीडिया का दौर है, वो कितना आगे बढ़ाता है रचना के संसार को और एक रचनाकार को? इस बात को मैं निस्संदेह कहता हूँ कि जो पहले की रचनाएं होती थी वो अस्थायी होती थी। जो पहले की रचनाएं होती थी वो सुनी जाती थी, समझी जाती थी। आज प्रचार प्रसार तो हो रहा है पर उसको आत्मसात नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जब आपके सामने बहुत ज़्यादा भोजन परोसा गए हो तो आपको एक प्रश्न उठता है कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, और इसी ओहा पोहा में व्यक्ति भूखा भी रह जाता है। जबकि जो भूखा होता है, साहित्य का भूखा, उस ज़माने में उसके सामने जो था उसने उसको ग्रहण किया और उसका पोषण किया। तो तब और अब में ये भी अंतर हो सकता है जी। पहले जो था ये प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन आज प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा है, और लेकिन आज उसकी गुणवत्ता कम हो रही है साहित्य की। ये अंतर आया है। आपका कह रहा है कि साहित्य की गुणवत्ता कम हो रही है और रचनाकार को अब बड़ा स्पेस मिल रहा है। वो ऋषिकेश से लेकर पूरे विश्व में अपनी बातों को, अपनी रचनाओं को पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। यही कहना है सर आपका? जी। बातों का सिलसिला आपके साथ जारी है सर। इस बीच हम आपकी एक और रचना सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद। और मैं सोचता हूँ कि रचनाएं हमेशा एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, ताकि निराशा के अंधकार को दूर किया जाए। इसी पर मैं अपनी एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि देखना है गर कहीं, देखना है गर कहीं, गुलशन बहारें देख ले, हंसना किसी का देख ले, रोना किसी का तू न देख, देखना है गर कहीं, गुलशन बहारें देख ले, हंसना किसी का देख ले, रोना किसी का तू न देख, आम के बौरों में बैठी, आम के बौरों में बैठी, कोयलों की कूक हो, आम के बौरों में बैठी, कोयलों की कूक हो, कोयलों को देख ले, कौओं की बारातें न देख, देखना है गर कहीं, गुलशन बहारें देख ले, हंसना किसी का देख ले, रोना किसी का तू न देख, सुख दुखों का है समागम, कि सुख दुखों का है समागम, सुख के सच्चे सपने देख, सुख में जो बनते हैं अपने, उन्हें दुख में अजमा के भी देख, देखना है गर कहीं। और आज जो गुजरा है दिन, आज जो गुजरा है दिन, वह कल के बीते दिन में देख, आज जो गुजरा है दिन, वह कल के गुजरे दिन में देख, खुद जियो और जीने दो, ये भाव जड़ जंगम में देख, देखना है गर कहीं। और एक अंतिम संदेश है इन पंक्तियों में कि कौन किसका है यहाँ, कौन किसका है यहाँ, सब स्वार्थों की लगी टेक, कौन किसका है यहाँ, सब स्वार्थों की लगी टेक, केवल उजालों को नहीं, तू घुप अंधेरों को भी देख, देखना है गर कहीं, गुलशन बहारें देख ले, हंसना किसी का देख ले, रोना किसी का तू न देख, खाते थे जो जिंदगी भर, और खाते थे जो जिंदगी भर, साथ देने की कसम, खाते थे जो जिंदगी भर, साथ देने की कसम, दो कदम उनको भी लेकर, साथ चलकर तू भी देख, देखना है गर कहीं। बहुत शानदार रचना है और बहुत अच्छी रचना है सर। अब बात करते हैं हम बोली भाषा की, हम गढ़वाली बोली की बात करते हैं। आपकी रचनाएं लोगों को उनकी भाषा बोली से कैसे जोड़ती? आपने बहुत अच्छी प्रश्न किया। बोली भाषा का एक छोटा रूप है, बल्कि ये कहा जाए कि भाषा के निर्माण में बोलियों का बहुत बड़ा योगदान है। यदि भाषा साहित्य की बात की जाए तो खुद हमारी हिंदी भाषा तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज शब्दों से बनी है। इसमें एक शब्द का प्रयोग होता है देशज, यानी वो शब्द जो न स्वदेशी थे न विदेशी थे, बीच में ध्वनि के आधार पर बोली से बन गए। वो
जैसे हमारे गढ़वाल में गुण पानी था तो परसुंडा खाल, देवी खाल, ये बोली से बने हैं। और दूसरा, बोली जो होती है ये हृदय से निकलती है और बोली ने भाषा को समृद्ध किया है। इसलिए मैं इस पक्ष में हूँ कि व्यक्ति को सबसे पहले अपनी बोली पर अधिकार है, सबसे पहले उसे बोली को समझना चाहिए और उसके बाद अपनी भाषा की बात करनी चाहिए। बोली यदि समृद्ध होगी, और नई शिक्षा नीति में ये बात आ रही है कि बोली को भी प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि अगर हम उत्तरांचल उत्तराखंड के सुगम दुर्गम क्षेत्रों की बात करें या किसी और अन्य प्रदेशों की भी बात करें तो वहाँ का बच्चा ये जरूरी नहीं कि वो हिंदी या अंग्रेजी या अन्य भाषा जो राष्ट्रीय स्तर की भाषाएं हैं वो सबसे पहले, क्योंकि बच्चे की जो मातृभाषा जो समझने की जो परख है वो बोली से शुरू होती है। और मैंने भी उस बोली पर एक कविता अपनी लिखी है कोरोना काल में कि कोरोना को यू संक्रमण शहरों में जब फैलने लगे, यू संक्रमण जब शहरों में फैलने लगे, दगड़ियों में था पड़ गाँव की भारी याद आएगी, दगड़े में था पड़ गाँव की भारी याद आएगी। ये प्रदेश में जीवन अब न सुरक्षित रहेगी, ये प्रदेश में जीवन अब न सुरक्षित रहेगी। उठाए अपनी झोली तुमड़ी और अपने गांव की बाट लेगे, उठाए अपनी झोली तुमड़ी और अपने गांव की बाट लेगे, मैं थपड़ गांव की याद आएगी। पिज्जा बर्गर छोड़ी अब कोदो झंगोरों पर मन लेगे, ये बोली है। पिज्जा बर्गर छोड़ी अब कोदो झंगोरों पर मन लेगी और प्राण बचाना का खातिर मैं थे गाँव की याद आएगी, मैं थे गाँव की याद आएगी। बोली को बड़ा महत्व है और ये इस पर काम किया जाना चाहिए। बात अब जन जागरूकता की हो रही है सर, कि अब जन जागरूकता बहुत जरूरी हो गई है। विभिन्न मुद्दों पर पहाड़ में काम होते रहे हैं और जन जागरूकता के अभियान भी चलते रहे हैं। वहाँ रचनाओं का कितना बड़ा योगदान रहा है? जब हम पहाड़ के या गढ़वाली साहित्य के ये बोलियों की बात करते हैं तो वहाँ तो नरेंद्र सिंह नेगी, गिरीश तिवारी गिरदा, चंद्र सिंह राही, इन लोगों ने यही तो काम किया है। और गिरीश तिवारी गिरदा इन्होंने जो है ये कहा है कि लोक रंजन, लोक साहित्य, लोगों का दर्द, सुख दुख की परिभाषा ये बोली से पैदा होता है। और इस क्रम में मुझे नरेंद्र सिंह नेगी का एक गीत बहुत अच्छा लगता है कि गढ़वाल में क्या होना चाहिए। मेरा डांडे काठूं का मुल्क जैलू, बसंता ऋतु मां जय, बसंता ऋतु मां जय। यही हमारी एक संदेश है। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस समय हम बात कर रहे हैं आचार्य रामकृष्ण पोखरियाल जी से। आप शिक्षाविद हैं, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आचार्य रामकृष्ण पोखरियाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कार्य कर रहे हैं। आप बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। पहले मैं अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाता था और उसके बाद में जब सेवानिवृत्त हुआ हूँ तो इसके बाद मैंने देखा अपने अध्यापन जीवन में कि बच्चों का जो जिस स्तर की उनकी कक्षा है उस स्तर से उनको नहीं आ रहा है और वो जो कमियां हैं उनके अंदर लगातार सतत चलती जा रही है। तो मैंने सामाजिक क्षेत्र में पहले से भी काम करता रहा, तो मैंने अपने कुछ आश्रमों को तैयार किया, कुछ संत महापुरुषों अपने मित्रों के माध्यम से, और एक अभियान चलाया है कि कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाला बच्चा अपने राज्य की राजधानी और उत्तराखंड भी सही नहीं लिख सकता है तो उसको पहले जो मूल विषय है, उसको जो मात्रा है, जो ज्ञान है, क्योंकि स्कूल में तो पाठ्यक्रम पढ़ रहा है वो, उसको आवश्यकता मदद इस बात की है कि वो उनके बराबरी पे आ सके। तो इसके लिए हम इस समय 2-3 जगहें इन कक्षाओं को चल रहे हैं और निःशुल्क हम इसका शिक्षादान कर रहे हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व निर्माण शिविर, इसका हम जगह जगह आयोजन करते हैं। स्काउट में टोली विधि का बहुत बड़ा महत्व है और जिला स्काउट ट्रेनर और ब्लॉक स्काउट ट्रेनर होने के नाते मैं सोचता हूं कि टोली विधि के माध्यम से बच्चों के अंदर एक कम्पिटिटिव भावना पैदा की जाए, जहां पर वो भेदभाव हट जाता है कि ये 9th का है, ये 1st का है। अगर IQ के हिसाब से 9th वाले का या 10th वाले का जो स्टैंडर्ड है लिखने का, पढ़ने का, उसके 5वीं के बराबर है तो फिर उसको उस ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद हम अपनी आवाज़ साहित्यिक संस्था के माध्यम से, मेरे सहयोगी हैं श्री महेश चिटकारिया जी, हम एक नया कार्यशाला का कार्यक्रम चलाएंगे। नवोदित रचनाकारों के लिए आपका क्या संदेश है? नवोदित रचनाकारों के लिए मेरा एक संदेश है कि आप अपनी माटी, अपनी थाती, अपनी संस्कृति, अपने रिवाज,
इन पर आप ज़रूर लिखें और संवेदनाओं के साथ चलें। रचनाएं चिरकालीन होनी चाहिए, रचनाएं वो होनी चाहिए जो आपके मन को छू जाएं, रचनाएं वो होनी चाहिए जो दिल में एक नया जुनून पैदा कर दें। केवल ऐसी रचनाएं जो केवल हमारा मनोरंजन करे और चंद क्षणों के दिनों के बाद वो सुनने में भी ना आए, ये रचनाएं ठीक नहीं है। लिखें, ज़रूर लिखें, लेकिन एक नए साथ रखें। एक रचनाकार बड़ी उम्मीदों के साथ एक रचना का सृजन करते हैं, फिर प्रकाशन की हम बात करते हैं, आर्थिक चुनौतियों की बात करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रकाशन में बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो आज प्रकाशन का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज के रचनाकारों के सामने आपने प्रश्न किया कि क्या क्या चुनौतियां हैं अपने जो साहित्य है उसको प्रकाशित करने में। प्रिंट छपना ये बड़ी कठिन चुनौती है, पहला। दूसरा, रचनाओं को छापने के लिए समय भी चाहिए और धन भी चाहिए और उसको प्रकाशित करने वाला भी जानकार चाहिए। ये मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। और यदि आपको अपनी पुस्तकें एक दस्तावेज के रूप में रखनी है, अपनी रचनाओं को एक दस्तावेज आपने बनाना है, तो सबसे पहले पाठकों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि सब पुस्तक छप गई और पाठक उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो है ये भी एक प्रेरित होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर जो है ज़्यादा झुकाव हो गया है, लोग शॉर्टकट में आ चुके हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है आज के साहित्य के लिए। सर, हमसे मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और मैं अपने श्रोताओं से यही निवेदन करूंगा कि आप सुनते रहिए रेडियो ऋषिकेश 90.0। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।